हेलो एवरीवन। अगर आप लोग रिस्पॉन्सिव रहेंगे क्लास पे तो इट विल बी वेरी गुड वन, क्योंकि मुझे पता चलता रहेगा कि आप लोगों को कहाँ कोई परेशानी आ रही है या सीखने में या कुछ समझ नहीं आ रहा है या दिक्कत आ रही है। तो अगर आप लोग रिस्पॉन्सिव रहेंगे तो क्लास विल बी वेरी गुड। तो मुझे अच्छा लगेगा आप एक एक करके सब अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें, और प्लीज अपने जिन्होंने म्यूट किया हुआ है अपने आप को थोड़ी देर के लिए अपने आप को अनम्यूट करें। तो विल स्टार्ट विद द मैम हु हैज लॉग इन विद आईपैड। मैम आप अपने आप को का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे क्लास में? हाँ जी, माई सेल्फ इज विंती एंड आई एम कंपनी सेक्रेटरी. ओके, So I just want to upgrade my skills, so I joined this course. ओके, नाइस। Yeah. ओके, नेक्स्ट मोहम्मद चितलवाला। Yes, ma'am. हाँ Myself जी मोहम्मद, Mohammad Chittal. आपकी आवाज काफी कम आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। Yes, ma'am. अब आ रही है आवाज? हाँ जी सर, बताइए। My name is Mohammad Chittalwala, हाँ जी, and I am basically a BMS graduate student, ओके, and looking forward for my post graduation for opening CA. So I ओह want नाइस, to get clear with all the basics. ओके, नाइस, रियली नाइस। शिवम Thank जायसवाल। you. या मैम, वॉइस आ रही है? हाँ जी बिल्कुल, माय नेम इज शिवम जायसवाल, लॉ फाइनल ईयर स्टूडेंट. ओके, नाइस। सो विल स्टार्ट विद द क्लास, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप लोग सब टाइम से आएंगे, क्योंकि एक ही घंटे की क्लास है। तो अगर 10-15 मिनट इसी चीज में निकल गए कनेक्शन वगैरह कराने में, तो थोड़ा डिले होती रहेगी क्लास हमेशा, है ना। सो आप सब प्लीज नेक्स्ट टाइम से 5-10 मिनट पहले मैं स्टार्ट कर देती हूँ टाइम से, तो आप लोग 5 मिनट पहले स्टार्ट करने के लिए ट्राई कीजिएगा कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। कि कोई प्रॉब्लम हो तो उसको टाइमली रिजॉल्व कर सकें। ओके, सो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी को स्क्रीन शो हो रही है? Yes. यस Okay. मैम. So we will Yes, start yes. with a very basic question of the class, that is what is text. आप लोगों को पता होगा, क्योंकि जितना मैंने इंट्रोडक्शन लिया है अभी, आप सब अच्छे कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज में हैं कोई ना कोई। तो आई थिंक टेक्स्ट का मीनिंग सबको पता होगा। कोई बताना चाहेगा मुझे व्हाट इज टेक्स्ट? नो वन? ओके, लेट मी स्टार्ट। कोई नहीं, आप लोगों को थोड़ा ओपन होने में टाइम लगेगा अभी। सो टैक्स क्या होता है? टैक्स इज अ फी चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन इनकम, प्रोडक्ट और सर्विसेज। व्हाट इज टैक्स? Tax is अ a फी, fee टैक्स इज अ फी fee चार्ज बाय द गवर्नमेंट charged by the government ऑन इनकम, प्रोडक्ट और सर्विसेज, on ठीक है। तो टैक्स एक फीस होती है जो गवर्नमेंट हमसे चार्ज करती है हमारी इनकम पर या किसी प्रोडक्ट पर या फिर सर्विसेज पर, ठीक है। ओके, income, product or service. टैक्सेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं हमारे पास, ठीक है। टैक्स जो भी होता है वो दो तरीके का होता है। कौन से दो तरीके के टैक्सेस होते हैं हमारे पास? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. बिल्कुल, Direct and indirect डायरेक्ट tax. टैक्स, वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड अनदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स? तो गुड्स परचेज करने में जो भी एक्सपेंस होते हैं उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं. गुड्स परचेज करने में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। नो, आई एम नॉट आस्किंग द अकाउंटिंग क्वेश्चंस, आई एम आस्किंग द टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स होता है जिसका इम्पैक्ट जो होता है, ठीक है। कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं जिसका इम्पैक्ट और जिसका बर्डन सेम पर्सन पर फॉल होता है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा इसका एग्जाम्पल होता है डायरेक्ट टैक्स का, ठीक है। देखिए मेरे को क्लास ना थोड़ी इंट्रोडक्टरी करानी पड़ेगी, बिकॉज कुछ हो सकता है आप में से ऐसे लोग हों जिनका टैक्स का कुछ भी बैकग्राउंड ना हो, तो मुझे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। सो आज की क्लास में भी क्योंकि आधा टाइम निकल ही चुका है, सो मे बी इट्स कम्प्लीटली थ्योरेटिकल, so we'll start with the practical class from the next one, okay? So डायरेक्ट टैक्स में जैसे कि इनकम टैक्स है, अगर आप इनकम अर्न कर रहे हैं तो टैक्स भी आप ही को पे कराना है उस इनकम पर, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आप ही के ऊपर पड़ेगा, और उसका जो बर्डन है, बर्डन मतलब या इंसिडेंस जिसे आप कह सकते हो, इंसिडेंस मतलब कि आपको रिटर्न फाइल करानी, चलान पे कराने, गवर्नमेंट तक पैसा पहुंचाने का काम, रिटर्न फाइलिंग का काम, वो भी आप ही को करना है, ठीक है। दोनों चीजें आपको करनी है। तो इसमें एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स आपका एग्जांपल होता है इसमें, कॉर्पोरेशन टैक्स इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, एंड इनहेरिटेंस टैक्स कह सकते हैं, गिफ्ट टैक्स कह सकते हैं, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सारे आपके डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स में जो पर्सन टैक्स पे कर रहा है, वो उसका इंसिडेंस जो है, जो उसका इम्पैक्ट है, वो किसी और के ऊपर उसको फॉल कर सकता है, किसी और के ऊपर उसका इम्पैक्ट फॉल होगा, लेकिन जो कंप्लायंसेस कंप्लीट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या अकाउंटेबिलिटी है, वो किसी और पर्सन की है। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी, ठीक है। जीएसटी के केस में क्या होता है, आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाओ मार्केट में, उसके ऊपर जीएसटी लगा होता है, उसमें लिखा होता है कॉस्ट प्लस ऑल टैक्सेस करके, ठीक है। तो उसमें आप टैक्स पे करके आ रहे हैं, आप जीएसटी पे करके आ रहे हैं जब भी आप कुछ भी खरीदने जाते हैं, पर उसका जो बर्डन है या उसका जो मतलब उसका जो इंसिडेंस है या उसके जो कंप्लायंसेस हैं, वो किसी और को फुलफिल करने हैं, ठीक है। तो यानी कि जिससे आप खरीद के ला रहे हैं, या तो वो शोरूम या कोई शॉप है, उस शॉप का जो मालिक है या उस शोरूम का जो मालिक है, वो अपनी जीएसटी रिटर्न्स फाइल करेगा, ठीक है। या जो मैन्युफैक्चरर है, जिसने मैन्युफैक्चरिंग की है उस प्रोडक्ट की, या तो वो जीएसटी पे कराएगा, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली उसका जो इम्पैक्ट है, जो सारा का सारा टैक्स अल्टीमेटली चार्ज होगा, वो एक अल्टीमेट कंज्यूमर से चार्ज होगा, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में जो इंसिडेंस है वो किसी और के ऊपर फॉल होता है, और डायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट सेम पर्सन पे फॉल होता है, ठीक है। क्लियर? ओके। हाँ गाइस, प्लीज भी रिस्पॉन्सिव, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे ऐसे लगेगा मैं ओके ओके ठीक है। हाँ जी क्लियर है। उसके बाद कस्टम, कस्टम इज आल्सो एग्जांपल ऑफ योर इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, एटसेट्रा। पहले एक्साइज भी इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, बट एक्साइज अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ओके। ये समझ में आया सबको? यस हाँ जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज, टैक्सेस बता दिया है, गवर्नमेंट टैक्सेस लगाता कौन है? मैम कस्टम टैक्स क्या होता है? कस्टम टैक्स क्या होता है सर? जब आप बाहर से आउट ऑफ इंडिया कुछ भी इंपोर्ट करते हैं इंडिया के अंदर, तो उसके ऊपर आपको एक ड्यूटी पे करानी होती है, उसे हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं। कस्टम टैक्स नहीं होता सर, कस्टम ड्यूटी होता है। लेट मी रेक्टिफाई इट, इट्स ड्यूटी नॉट टैक्स, ओके। लेट मी जस्ट रेक्टिफाई इट। क्लियर सर? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने आप लोगों से पूछा है टैक्सेस कौन चार्ज करता है हमसे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। नो, आई एम सॉरी, नो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डजंट चार्ज द टैक्सेस। स्टेट गवर्नमेंट। आवाज नहीं आ रही है। स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, ओके। स्टेट गवर्नमेंट इनकम टैक्स नहीं चार्ज करता वैसे, बट टैक्सेस भी चार्ज करता है। और कोई कुछ बताना चाहेगा? टैक्सेस जो है हमसे गवर्नमेंट चार्ज करती है, ठीक है, या कोई लोकल अथॉरिटी दैट इज आल्सो गवर्नमेंट, ठीक है, या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, ये हमसे टैक्सेस चार्ज करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट आर जस्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, वो सिर्फ एडमिन करते हैं। जो लॉ लिखा गया है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता दिया कि आपको इस चीज पे टैक्स देना है, उसको गवर्न कैसे किया जाएगा, उसको एडमिनिस्टर कैसे किया जाएगा, ये सब डिपार्टमेंट देखता है, ठीक है। डिपार्टमेंट आपसे टैक्सेस चार्ज नहीं करते हैं,
तो गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस चार्ज करती है, और ये गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस क्यों समीर। चार्ज करती है? एनीवन? गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस क्यों चार्ज करती है? रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। ओके, एंड व्हाट डज गवर्नमेंट डू विद दैट रेवेन्यू? welfare for जो डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए। इकोनॉमी डेवलप, बिल्कुल। और कुछ? रोड्स बनाने के लिए, हाईवे, बिल्कुल। ब्रिजेस। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की कुछ कंपनीज भी चलते हैं, गवर्नमेंट अपनी कंपनीज भी बनाती है, ठीक है, और उस कंपनी को गवर्नमेंट ट्रेडिंग भी करती है, वहां से भी रेवेन्यू जनरेट करती है। पर जो गवर्नमेंट का मेन रेवेन्यू होता है, ठीक है, गवर्नमेंट का जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, दैट इज टैक्सेस, ठीक है। तो गवर्नमेंट आप लोगों से टैक्सेस चार्ज करती है और उसको आपके ही वेलफेयर में उसको खर्च देती है। जैसे कि किस तरह की फैसिलिटी गवर्नमेंट आपको देती है, जैसे कि रोड आपने बताया, डैम्स बनाती हैं आपके लिए, हॉस्पिटल्स बनाती हैं, एजुकेशन में आपके लिए खर्च करती हैं, ठीक है, हेल्थ केयर में आपके लिए खर्च करती है, और भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जैसे कि हाँ रोड हो गया, डैम्स हो गए, पार्क हो गए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ बड़ी बिल्डिंग्स हो गई, या कुछ भी इस तरह की चीजें। तो गवर्नमेंट को ये सारे खर्चे करने के लिए आपको आपसे टैक्सेस चार्ज करती है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि मान लीजिए मैं मेरा घर बना हुआ है और घर के सामने कच्ची रोड है, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि भाई यहाँ रोड बन जाए। अब मैं अकेली जाऊँ उस रोड को बनाने, तो मेरा तो बहुत खर्चा हो जाएगा, कुछ लाखों करोड़ों में बनती है, ठीक है, छोटा मोटा पैसा तो होता नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, हर हर किसी से थोड़ा 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 टैक्सेस चार्ज करती है और एक रोड बना देती है, ठीक है। तो वो आपकी फैसिलिटी के लिए है ना। तो गवर्नमेंट हमसे चार्ज करती है कि वो हमारी इकोनॉमी को अच्छा बना सके, जहाँ पे जरूरत है वहां पे पैसा डाले और उस इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प करे, ठीक है ना, ठीक है। तो टैक्सेस चार्ज करने का एक सबसे बड़ा तो आपने बता ही दिया है कि गवर्नमेंट हमें फैसिलिटी देती है। उसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज करती है टैक्सेस। टैक्सेस एक बहुत अच्छी चीज करते हैं हमारे लिए। आप लोगों ने सुना होगा द वर्ड फिस्कल स्टेबलाइजर। किसी ने सुना है? नहीं। नहीं। व्हाट इज फिस्कल स्टेबलाइजर? सॉरी, फिस्कल की स्पेलिंग इट्स SCAL, ठीक है। Fiscal stabilizer is fiscal is the word related to money, ठीक है, it's monetary term, and stabilizer means आप लोगों को पता होगा ना, वो घर में पहले होते थे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो को स्टेबल कंट्रोल करने करने के के लिए लिए। स्टेबलाइजर यूज किए जाते थे फ्रिज के साथ या टीवी के फ्रिज। साथ, है ना, उसको हम स्टेबलाइजर बोलते थे, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो स्टेबल रहे और हमारी जो फ्रिज टीवी है वो खराब ना हो, ठीक है। तो जो टैक्सेस गवर्नमेंट हमसे चार्ज करती है वो एक फिस्कल स्टेबलाइजर का भी काम करती है। कैसे? जो बहुत अमीर लोग होते हैं या जो बहुत हाई अर्नड इनकम पर्सन होते हैं, उनसे गवर्नमेंट हाई रेट्स पे टैक्सेस चार्ज करती है, और जो लोअर इनकम के लोग होते हैं या जो ऐसे लोग हैं जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज भी पूरी नहीं कर पाते हैं, वो उनसे टैक्स चार्ज करके उनके वेलफेयर में लगाती है। देखिए, आई होप आप लोगों को समझ में आए। मान लीजिए एक पर्सन है, ही इज इकोनॉमिकली यहाँ पर, ठीक है, और एक और पर्सन है जो इकोनॉमिकली थोड़ा सा उससे नीचे है, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है। तो ये मान लीजिए मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी हैं हमारे, ठीक है। तो जो मिस्टर ए हैं वो अच्छा खासा अर्न करते हैं, काफ़ी सारी सेविंग भी करा लेते हैं, ठीक है, अपनी बेसिक नेसेसिटीज से ज़्यादा कमा लेते हैं। और जो मिस्टर बी हैं वो मान लीजिए अपनी बेसिक नेसेसिटीज भी पूरी नहीं कर पाते। ये मान लीजिए हमारी बेसिक नेसेसिटीज की लाइन है, ठीक है जी, ठीक है। मैं इसको टाइप कर दूँ। ओके, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अब ये जो मिस्टर ए हैं इनसे टैक्सेस, क्योंकि अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, इनसे कुछ टैक्सेस के का अमाउंट चार्ज करेगी, और ये टैक्सेस का जो अमाउंट है ये इनके वेलफेयर में लगा देगी। जैसे कि मान लीजिए इसकी बेसिक नेसेसिटीज क्या है, खाना नहीं प्रॉपर मिल पा रहा है, या एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, हेल्थ नहीं मिल पा रही है अच्छे से, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो ये सारी फैसिलिटीज प्राइवेटली ले सके, तो इनके वेलफेयर में लगाएगी, तो इनका थोड़ा सा वेलफेयर होगा और इनकी थोड़ी सी अपलिफ्टमेंट होगी, है ना, बिकॉज ऑफ दीज
अमाउंट जो गवर्नमेंट इनसे चार्ज करके इनके वेलफेयर में लगा रही है। तो ये जब आप देखेंगे ना, मिस्टर ए से टैक्स चार्ज किया तो वो थोड़ा इकोनॉमिकली नीचे आ गया, ठीक है, और ये जो मिस्टर बी है इनके वेलफेयर में टैक्सेस लगाए तो ये थोड़ा सा ऊपर आ गए। तो ये जो इनका गैप था, मिस्टर ए यहाँ था और मिस्टर बी यहाँ था, तो इनका जो गैप है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हुआ है, एक लेवल पे लाने की कोशिश की गई है दोनों को, है ना। तो इकोनॉमी के अंदर टैक्सेस ये काम भी करते हैं कि जो गरीब है उसको थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट होता है, और जो अमीर है वो टैक्सेस चार्ज करने की वजह से उसको ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, बट हाँ थोड़ा सा नीचे आ जाता है। तो इस तरह से एक फिस्कल स्टेबलाइजर का काम करता है टैक्सेस हमारी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो टैक्सेस चार्ज करने के 3 रीजन है हमारे पास। टैक्सेस क्यों चार्ज किए जाते हैं, और सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस, ठीक है। तो ये रीजंस हैं टैक्सेस लगाए क्यों जाते हैं। तो रीजन ऑफ लेवी टैक्सेस दैट दे कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, मींस वो गवर्नमेंट के लिए एक बेसिक रेवेन्यू का काम करते हैं। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा, टैक्सेस के थ्रू आएगा। रेवेन्यूज और रेज इज यूटिलाइज्ड फॉर मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो खर्चे करती है उसको मीट करने के लिए जो रेवेन्यू जनरेट होता है टैक्सेस के थ्रू, उसको उन खर्चों में लगाती है, जैसे कि डिफेंस, ठीक है ना, बॉर्डर पे सैनिक खड़े हुए हैं, आर्मी लगी हुई है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है कि बाहर से कोई इंट्रूडर, कोई बाहर से जो कुछ भी अदर कंट्रीज या टेररिस्ट कोई भी एंटर करके आपको हार्म ना कर सके, ठीक है। एजुकेशन आपको प्रोवाइड कराती है, हेल्थ केयर आपको प्रोवाइड कराती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। और एक जो बहुत अच्छी चीज़ है दैट इज कि जो गवर्नमेंट है वो टैक्सेस चार्ज करके आपको एक फिस्कल स्टेबलाइजर की इकोनॉमी में हेल्प करती है, जो कि हेल्प करता है जो पॉपुलेशन है उसके अंदर जो वेल्थ है कंट्री की वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है ना, एक लेवल पे आ जाए सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ माइन इज, अब ये तो बता दें कि गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस चार्ज करती है और क्यों चार्ज करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गवर्नमेंट को पावर कहाँ से मिलती है। अब ऐसे आके गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस तो नहीं चार्ज कर सकती, है ना। कोई भी कल को उठ के आएगा भैया टैक्सेस दे दो, इज इट ओके, इज इट ओके? नहीं। तो कौन गवर्नमेंट को पावर देता है टैक्सेस चार्ज करने के लिए? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हाँ, नो, मैंने पहले कहा, पहली बात तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती है, जैसे इसके पास कोई पावर नहीं है, वो सिर्फ जो लिखा है रूल्स को फॉलो करते हैं। आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट पावर देती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को किसने पावर दी? कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे उठ के आ गई, अब जैसे मोदी की सरकार चल रही है, मोदी कुछ भी लोग बना देंगे? नो। कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? नो। सुप्रीम कोर्ट कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट इज जस्ट फॉर द जजिंग, दे आर जजेस। वो कल को जब कुछ डिस्प्यूट हो जाता है तो वो उसको फैसला सुनाने में कि भैया क्या होना चाहिए, वो उसके लिए होते हैं कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो ही इंडिया के अंदर हर एक पर्सन को, पर्सन मीन्स एनी पर्सन, लाइक इंडिविजुअल, गवर्नमेंट, कंपनीज, फर्म्स, एलएलपीज, कोई भी पर्सन हो, ठीक है, उसको राइट्स और ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही मिलती हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पावर मिली है कि वो टैक्सेस चार्ज करे आपसे आपकी इनकम के ऊपर, या फिर स्टेट गवर्नमेंट को जो पावर मिली है कि वो आपसे जीएसटी कलेक्ट करें, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी आपसे को भी पावर मिली है कि वो आपसे जीएसटी कलेक्ट करें, वो पावर मिली है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। हर एक कंट्री के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में कहते हैं संविधान। संविधान, जी, संविधान, ठीक है। संविधान आपको सारे राइट्स और सारी ड्यूटीज देता है आपको, ठीक है। तो आप संविधान में जो जो चीजें लिखी हैं आपको वही फॉलो करने होते हैं। आपको देश के अंदर इधर उधर जाने की राइट्स भी संविधान देता है, आपको देश के अंदर रहना, बेसिक नेसेसिटीज की फैसिलिटी, जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज हैं आप उसको पूरा कर सको, वो भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर एक आर्टिकल है 246, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर एक आर्टिकल है 246, ठीक है। उसके अंदर एक शेड्यूल है 7th शेड्यूल। उस 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट डिफाइन की गई है हमारी, ठीक है। इन 3 लिस्ट के अंदर जो यूनियन लिस्ट होती है, 3 लिस्ट है आपकी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ओके। तो जो यूनियन लिस्ट है
उसमें जो चीजें इन्यूमरेट की गई हैं, जो चीजें लिखी गई हैं, उनके ऊपर पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि वो उन चीजों के ऊपर टैक्स लगा सकती है। ठीक है, इसी तरह से स्टेट लिस्ट है एक, तो स्टेट लिस्ट के अंदर जो जो चीजें लिखी गई हैं, ठीक है, जो स्टेट लिस्ट के अंदर चीजें लिखी गई हैं उसमें स्टेट को पावर है कि वो उन चीजों पर टैक्सेस लगा सके। और एक है हमारी कंकरेंट लिस्ट, तो कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो जो चीजें लिखी गई हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों टैक्सेस लगा सकती हैं। ठीक है, तो जो यूनियन लिस्ट है उसके अंदर एक एंट्री है, एंट्री नंबर 82, जो पावर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो इनकम के ऊपर टैक्सेस लगा सकें फ्रॉम योर जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड फ्रॉम योर नॉर्थ ईस्ट टू योर साउथ साइड, सॉरी वेस्ट। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट। तो पूरे इंडिया में इनकम के ऊपर सिर्फ टैक्सेस लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है और एक ही जैसा टैक्स लगता है ऑल ओवर इंडिया में इनकम टैक्स के लिए। ठीक है, ओके ओके। हाँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर कहाँ से मिली है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। ठीक है, इंडिया के अंदर जो भी कुछ होगा, ठीक है, वो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत ही होगा। ओके, उसके अलावा जाके आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर लिखा गया है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो हमारी इनकम पर, जो भी हम इनकम अर्न करते हैं उसके ऊपर टैक्सेस लगा सकती हैं। ठीक है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट के को पावर दी गई है कि आप इनकम पर तो टैक्सेस लगाएंगे, पर एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर आप कोई टैक्सेस नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी इनकम होती है उसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ भी टैक्सेस चार्ज नहीं करती। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. जैसे जैसे अभी तो हम टीडीएस से स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास, बट इंट्रोडक्टरी क्लास है तो आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए। जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ेंगे, इनकम टैक्स जब हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली, तो आप लोग वहां देखेंगे हर जगह से, ठीक है, जहां पर भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई बात आती है उसको हमेशा अलग से मेंशन किया गया है कि भैया एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजों को बाहर रखेंगे। जैसे मान लीजिए जब आप लैंड सेल करते हैं तो उस पे लैंड या बिल्डिंग सेल करने पे आपको कैपिटल गेन पे कराना पड़ता है, कैपिटल गेन लगता है आपका, उसके ऊपर आपको टैक्सेस पे कराने पड़ते हैं इनकम टैक्स में। तो वहां पर लैंड जो एग्रीकल्चरल लैंड है, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, उसको बाहर रखा गया है। ठीक है, तो इसी तरह से पूरे इनकम टैक्सेस के अंदर जहां पर भी एग्रीकल्चरल वर्ड आ जाता है उसको हमेशा टैक्सेस से बाहर कर दिया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वी हैव अ फ्यू डेफिनेशंस जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, इन डेफिनेशंस के मीनिंग। सो फर्स्ट वर्ड दैट आई हैव फॉर यू इज assessee। ठीक है, व्हाट इज एन assessee? एनीवन? assessee कौन होता है? The person who pays the tax. हाँ, द पर्सन हु इज in any way is responsible to pay any kind of taxes under the act, under the act जिस हम एक्ट की बात कर रहे हैं, that is income tax act। ओके, तो कोई भी पर्सन जो डिपार्टमेंट को या गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल है किसी भी चीज के लिए जवाब देने के लिए, अगर वो आपसे पूछते हैं या टैक्सेस पे करने के लिए, उसको हम assessee बोलेंगे। ओके, व्हाट इज असेसमेंट? Who takes the असेसमेंट एक Assessment is प्रोसीजर the होता year. है जिसके तहत आपकी इनकम को असेस किया जाता है, आपकी इनकम का आंकलन किया जाता है। असेसमेंट मींस आंकलन करना। ठीक है, तो जो आपने इनकम अर्न की है उसका आंकलन किया जाएगा कि भैया किस किस सोर्स से आपने इनकम अर्न की है, आपको क्या क्या इसमें डिडक्शंस मिल सकती है, क्या क्या एग्जम्पशंस मिल सकती हैं, क्या रेट लगेगा, कितने रेट पे आपको टैक्सेस पे कराना है, तो वो असेसमेंट हो गई। ठीक है, तो इनकम को असेस करना कि किस इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा उसको हम बोलेंगे असेसमेंट। ओके, नेक्स्ट वी हैव अ वर्ड पर्सन। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर पर्सन को डिफाइन तो नहीं किया गया है, पर पर्सन्स बताए गए हैं कि पर्सन कौन कौन लोग कहलाए जाएंगे। देखिए, दो तरह के पर्सन होते हैं, एक नेचुरल पर्सन और एक आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, या मैम। सब Yes. मेरे साथ हैं? Yes. yes, एक बार जोर से बोलिए। Yes. मैम। yes, किसी की यस तो बहुत ही धीरे आ रही है। यस, थोड़ा जोर से या बोलो। मैम। Yes. Yes. yes, ma'am. यस मैम। फिर भी मैं अगली बार से कहूँ जोर से बोलो, तो आप लोगों ने क्या बोलना है? जय माता दी। ठीक है, तो मैं अगली बार से बोलूंगी Yeah, जोर ma'am. से बोलो तो
जय माता दी। आवाज नहीं आई? मैंने जय सुनी माता जी। जी, मैंने सुना ही नहीं है। प्लीज अगर आप लोग रिस्पॉन्सिव रहेंगे ना क्लास में तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा पढ़ाना, और मुझे भी लगता रहेगा कि हाँ आप लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके। पर्सन, हम पर्सन की बात कर रहे थे। दो तरह के पर्सन होते हैं, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल पर्सन। तो जो नेचुरल पर्सन है वो हम जैसे ह्यूमन बीइंग है जिसे भगवान ने बनाया है, ठीक है। और जो आर्टिफिशियल पर्सन है वो पर्सन होते हैं जिसे हम इंसानों ने बनाया है, मतलब कंपनीज। फर्म, एओपी, बीओआई, एचयूएफ, एलएलपीज, ठीक है। ये सारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल पर्सन है जिन्हें हम लोगों ने बनाया है, जो नेचुरल नहीं है, जो प्राकृतिक नहीं है, ठीक है ना। तो इन सबको, इंडिविजुअल तो है ही जो कि नेचुरल पर्सन है, और ये जो आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के तहत लिखे गए हैं कि इसको एक अलग आइडेंटिटी, अलग लीगल आइडेंटिटी माना जाएगा, उनको भी हम पर्सन काउंट करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं एक कंपनी में काम करती हूँ, मैं मान लीजिए कंपनी की मालिक हूँ या शेयर होल्डर हूँ, तो या फिर मैं कंपनी में डायरेक्टर हूँ। तो कंपनी में अगर कुछ गलती होती है, ठीक है, कंपनी में अगर कुछ भी गलती करती है, कंपनी के नाम से कहीं अगर साइन होते हैं, तो अगर कल को किसी ने कुछ उसके ऊपर क्वेरी रेज कर दी कि भैया ये तो तुमने गलत कर दिया, हम तुमसे क्लेम करेंगे, तो वो कंपनी को सू करेगा, ना कि उस पर्सन को जिसने कंपनी के बिहाफ पे साइन किया है या जो कंपनी का मालिक है, ठीक है। तो जो कंपनी का मालिक है और जो कंपनी है वो दो सेपरेट लीगल एंटिटीज हैं। तो आप अगर कोई एक कुछ गलत काम करता है तो आप दूसरे पर्सन को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल की, एक एचयूएफ की, एक कंपनी की और फर्म की, और ऐसे ही जो भी चीजें होती हैं सबकी अपनी पर्सनल लीगल आइडेंटिटी होती है, ओके। इन सबको हम क्या कहते हैं? पर्सन, ठीक है, ओके। या मैम। नाइस। उसके बाद है असेसमेंट ईयर। नाउ व्हाट इज असेसमेंट ईयर? वो वाला साल जिसके अंदर आपकी इनकम को असेस किया जाएगा, ठीक है, जिस साल में आपकी कमाई हुई इनकम का आंकलन किया जाएगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर वो साल होता है जिस साल में आप अपनी इनकम अर्न करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, प्लीज इसको भी क्लियर कर लीजिए। चलिए, मैंने बोला असेसमेंट ईयर, ठीक है। हर एक साल आपका असेसमेंट ईयर होता है और हर एक साल आपका प्रीवियस ईयर होता है, ठीक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, या जिसको हम फाइनेंशियल ईयर भी कह देते हैं कई बार, ठीक है जी। देखिए, जो प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर होगा उसके अंदर आप इनकम अर्न करेंगे। मान लीजिए अभी जो साल चल रहा है दैट इज फ्रॉम अप्रैल 2020 टिल मार्च 2021, ओके ओके। ओके। जो साल चल रहा है दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021, ठीक है। Okay. हाँ, तो ये जो साल है जिस साल में हम बैठे हैं, अगर मैं इसको कहूँ कि ये मेरा प्रीवियस ईयर है या मेरा असेसमेंट ईयर है, साल 2021, ठीक है। ये वाला साल वो साल है जिसमें मैं अपनी इनकम अर्न कर रही हूँ, ठीक है। अभी मैं जैसे काम कर रही हूँ या मेरे पास कहीं से इनकम आ रही है, तो ये मेरा प्रीवियस ईयर कहलाया जाएगा। और जब ये साल खत्म हो जाएगा, 2020-21 खत्म हो जाएगा और अगला साल स्टार्ट हो जाएगा जो कि 2021-2022 होगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे असेसमेंट ईयर, या मैम। ओके। ठीक है। मतलब कि इस साल में जो हमने इनकम अर्न की है 20-21 के अंदर, उसका आकलन किया जाएगा साल 21-22 के अंदर,
ठीक है, क्योंकि ये वाला साल अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी 20-21 चल रहा है, तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली मैंने कितना कमाया है या कितना मेरी इनकम होने वाली है। हो सकता है कल को मेरी कोई अच्छी इनकम आ जाए या मेरे को कहीं अच्छा बिजनेस मिल जाए या कुछ और हो जाए, ठीक है, या हो सकता है कल को मेरी इनकम ही ना हो, अभी मैं अंदाजा लगा के बैठूं यार इतना कमा लूंगी, कल को कुछ हो गया, जैसे लॉकडाउन हो गया था अभी बीच में, इनकम बंद सबकी, ठीक है। तो अभी हमें नहीं पता, जब तक साल खत्म नहीं हो जाएगा हमें नहीं पता चलेगा कि हमने उस साल में कितना कमाया है। तो जैसे ही साल खत्म होगा और अगला साल स्टार्ट होगा, उस साल के अंदर हम इस साल की इनकम को असेस करेंगे और देखेंगे कि कितनी इनकम पर टैक्स पे करना चाहिए, ठीक है, क्लियर? ओके मैम। अच्छा, अगर मैं बोलूं प्रीवियस ईयर 2019-20, तो इसके लिए असेसमेंट ईयर क्या होगा? 2021। 2020-21, बिल्कुल सही, ठीक है। और मान लीजिए जैसे 21-22 की मैं बात कर रही थी, अगर मेरा प्रीवियस ईयर ही 21-22 है, क्योंकि मैं जरूरी थोड़ी है कि जिस साल में इनकम असेस हो रही है मैं उस साल में कमाना बंद कर दूंगी, कमाऊंगी तो हूँ ना। तो मैं 2021-22 में कमा रही हूँ, तो उसके लिए असेसमेंट ईयर क्या होगा? 22-23। एग्जैक्टली, ठीक है, वेरी गुड, नाइस, क्लियर कॉन्सेप्ट? ओके मैम। हाँ जी, नाइस। चलिए नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर समझ में आ गया, ठीक है। या मैम। ये जो मैंने यहाँ पे लैंग्वेज लिखी है ये इनकम टैक्स एक्ट की लैंग्वेज है, तो आप बेटर है उससे समझ लीजिए, ठीक है। या मैम। नेक्स्ट इज व्हाट इज एडवांस टैक्स। कुछ एडवांस टैक्स क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को यहाँ पे कि जब भी हम इनकम अर्न करेंगे प्रीवियस ईयर में, उसकी जो असेसमेंट है वो 21-22 में की जाएगी, और 21-22 में देखा जाएगा कि कितनी आपकी इनकम टैक्सेबल है और कितना उसके ऊपर टैक्स बनता है, जो भी एप्लीकेबल टैक्स रेट्स होंगे, ठीक है, उसके हिसाब से। तो वो जो टैक्स बनेगा, ठीक है, वो आपको ऑफ कोर्स जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे आपको उसी साल में पता चलेगा कि कितना टैक्स पे कराना है और कितना आपने पे करना है एग्जैक्टली। बट कई बार कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं कि जिस साल में आप इनकम अर्न कर रहे हैं आपको उसी साल में कुछ टैक्सेस पे कराने होते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, उसको हम कहते हैं एडवांस टैक्स, ठीक है। अभी साल खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें एग्जैक्टली नहीं पता हमारी क्या इनकम है, बट स्टिल हमें कुछ टैक्स पे कराना है उसी साल के अंदर जिसमें हम अर्न कर रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे एडवांस टैक्स, ओके। हाँ जी, पूछिए। हर क्वार्टर में जो ये करते ना, डिडक्शन करते ना, क्या वो चीज? भी हर क्वार्टर आया ना, वो हर क्वार्टर में हाँ टीडीएस जी, करते ना, वो भी ये एडवांस देखिए टैक्स होता है ना। वो भी एक तरह का एडवांस टैक्स ही है सर, ये देखिए मैं हाँ इस हाँ। पे आ रही हूँ। नेक्स्ट इज टीडीएस टीसीएस। हम इसी कॉन्सेप्ट से हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास, प्रैक्टिकल क्लास, ठीक है, टीडीएस टीसीएस से। व्हाट इज टीडीएस टीसीएस? पहले टीडीएस समझ लेते हैं फिर टीसीएस बताऊंगी, ठीक है। टीडीएस का की जो फुल फॉर्म होती है दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है, जो टीडीएस की फुल फॉर्म होती है दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। सोर्स मतलब कि स्रोत हिंदी में, तो जहां से भी आपकी इनकम आ रही है, जहां से भी आपकी इनकम का सोर्स है, ठीक है, मैं मान लीजिए सैलरी जॉब पर्सन हूँ, मैं जॉब करती हूँ, ठीक है, और मेरी एम्प्लॉयर के पास से सैलरी आ रही है, तो वो मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, मेरा एम्प्लॉयर, राइट। या मैम। हाँ, तो जो एम्प्लॉयर है वो वहीं पर जब मेरी सैलरी मुझे ट्रांसफर कर रहा है हर महीने या जैसे भी मुझे दे रहा है, तो वो उसी टाइम पे वहां पर कुछ मेरा जो जो मुझे इनकम टैक्स पे कराना है उस टैक्स को वहीं पे डिडक्ट कर लेगा, और उस टैक्स को मेरे बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे करा देगा, उसको हम कहेंगे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कि जो मेरा टैक्स है वो मेरे सोर्स ऑफ इनकम के टाइम पर ही डिडक्ट हो गया क्या है, कर लीजिए। ओके, मेरी इनकम से डिडक्ट कर लिया गया है, उसको हम कहेंगे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ओके, या मैम। क्लियर? Yes. या क्लियर। इसी तरह से और भी पर्सन हो सकते हैं, तो मैंने सैलरी का एग्जांपल दिया है। हो सकता है मान लीजिए मैं एक बिजनेस वूमन हूँ, तो मैं बिजनेस चला रही हूँ और कहीं से मेरी पेमेंट आनी है, ठीक है, तो वो जो बंदा है मुझे पेमेंट करने से पहले टैक्स डिडक्ट कर लेगा और गवर्नमेंट को मेरे बिहाफ पे पे करा देगा। या मान लीजिए मैं प्रोफेशनल हूँ, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे क्लाइंट्स हैं जो मुझे फीस पे करते हैं, तो वो मेरी प्रोफेशनल फीस जब मुझे पे करेंगे तो मेरी फीस पे करने से पहले मेरा कुछ अमाउंट टैक्स के रूप में डिडक्ट कर लेंगे और गवर्नमेंट को पे करा देंगे, दैट इज अ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फॉर मी, ओके। या मैम। हाँ, ये जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पेयर के ऊपर होती है, जो मुझे इनकम दे रहा है, जो मुझे पे कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर वो मेरा टैक्स नहीं भी डिडक्ट करेगा तो मेरे जेब पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट,
है हमारे पास टीसीएस। व्हाट इज टीसीएस नाउ? टीसीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टीसीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। सभी को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? Yes. हाँ जी, यस मैम। जोर से बोलो। यस मैम। हाँ जी, Yes, दिख yes. रहा है। दिखा रहा Yes. दिखा रहा जोर से बोलो। जय दिखा माता रहा दी। है ठीक हाँ है। जी, जय माता दी, जय माता दी। एग्जैक्टली हाँ, जय माता दी बोलना है, जोर से बोलना है जब, ठीक है? ओके, जय माता दी। नाइस नाइस। आए। चलिए, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की हम बात कर रहे थे, ठीक है? सो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स एक ऐसा टैक्स है जो आपके, जब आप कुछ तरह की पेमेंट, कुछ स्पेसिफिक पेमेंट करने जाते हैं ना, जब आप कुछ स्पेसिफिक खर्चे कर रहे होते हैं, तो उसके साथ साथ जब आप खर्चा कर रहे होते हैं तो खर्चे के अमाउंट के साथ साथ आपको एक टैक्स का अमाउंट भी देना होता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मुझे गाड़ी लेनी है और जो गाड़ी मैं लेने वाली हूँ उसकी जो कॉस्ट है या जो उसकी वैल्यू है दैट इज मोर देन 10 लाख रुपीज, ठीक है? ये एग्जाम्पल है और ये लॉ में लिखा हुआ है जो मैं बता रही हूँ, इट्स नॉट अ फेक एग्जाम्पल, ठीक है? तो जब भी आप एक गाड़ी खरीदने जाते हैं जिसकी की वैल्यू 10 लाख से ज्यादा की है, तो जो पर्सन है जो आपको गाड़ी बेच रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गाड़ी के अमाउंट के साथ साथ आपसे 1% वैल्यू का और ले टैक्स के रूप में, ओके? ओके Okay. तो वो जो टैक्स आपसे कलेक्ट करेगा वहां पर आपकी गाड़ी के अमाउंट के साथ साथ, उसको हम कहेंगे टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। डिफरेंस समझ में आया टैक्स टीडीएस एंड टीसीएस में? टीडीएस की जब आपकी इनकम आ रही है तब टैक्स डिडक्ट हो रहा है, टीसीएस जब आप कुछ खर्चा करने जा रहे हैं तो उस खर्चे के अमाउंट के साथ साथ एक टैक्स का अमाउंट भी दे के आ रहे हैं, ठीक है? ये डिफरेंस समझ में आया टीडीएस एंड टीसीएस? Yes. TDS हाँ मैडम, हाँ हाँ, चलिए। TCS को किसको? टीसीएस मैंने एक एग्जांपल बताया ना सर, जब आप कोई गाड़ी खरीदते हैं ना जिसकी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा होती है तो आपको टीसीएस भी पे कराना होता है उसके ऊपर। जो सेलर है जो आपको गाड़ी बेच रहा है उसकी ड्यूटी है या उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है गवर्नमेंट ने कि भैया आप इनसे टैक्स चार्ज भी करेंगे जब ये बड़ी गाड़ी खरीदने आपसे आ रहे हैं, यानी बड़ी गाड़ी मतलब 10 लाख से ज्यादा की गाड़ी, ओके? ठीक है। नाइस। उसके बाद है हमारा सेल्फ असेसमेंट टैक्स। नाउ व्हाट इज सेल्फ असेसमेंट टैक्स? एनीवन? सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो होता है ना, हम वो क्या सैलरीड पर्सन रहते हैं ना, मतलब उन्हें वो क्या उसका एक एफवाई का फाइनेंशियल ईयर में कितना वो पैसा कमाते हैं ना, उसका सभी डिटेल्स क्या वो, टैक्स करना है एग्जैक्टली। हाँ वो डिटेल्स सभी को, हाँ जी, हाँ मैंने बताया आपको एग्जांपल ना, असेसमेंट ईयर हाँ के अंदर आके आप अपनी इनकम को असेस करेंगे, उसके ऊपर जो एप्लीकेबल टैक्स होगा उसके हिसाब से आप एक टैक्स का अमाउंट निकाल लेंगे कि भैया मुझे इतना टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, ठीक है? उस टैक्स में से टैक्स, अगर, हाँ जी, उस टैक्स में से अगर आपने कोई एडवांस टैक्स पे करा रखा है आप वो माइनस कर देंगे, या किसी ने आपका टीडीएस टीसीएस कलेक्ट किया हुआ है आपसे तो आप उसको भी माइनस कर देंगे क्योंकि वो भी आप ही का टैक्स है, ठीक है? वो माइनस करने के बाद अगर कुछ पेबल बनता है अभी आपको गवर्नमेंट को देना बनता है तो उसको हम कहेंगे सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सेल्फ क्यों बोलते हैं इसे? सेल्फ मतलब क्योंकि आपको खुद ही कैलकुलेट करना होता है, आप ये नहीं है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके डिपार्टमेंट में गए कि भैया अपने असेसिंग ऑफिसर के पास गए कि लो भैया ये डॉक्यूमेंट्स आप बताओ हमें कितना टैक्स पे कराना है। नो, सेल्फ मतलब आपके ऊपर खुद छोड़ दिया गया, आप खुद बताओ आपकी क्या इनकम है और आप खुद बताओ कि उसके हिसाब से आपका क्या टैक्स बनता है और आप उसको पे कराओ, ठीक है? Yes. असेसमेंट मतलब सेल्फ असेसमेंट, आप खुद ही आकलन कर रहे हैं अपने टैक्स का, ओके? क्लियर? ओके मैम। जो लोग बिल्कुल फेमिलियर नहीं है इनकम टैक्स से, हो सकता है उनको थोड़ा सा समझने में, चीज़ों को ग्रास्प करने में टाइम लगे, बट आई वुड डेफिनेटली विल ट्राई कि इतना तो ज़रूर बताऊं कि आप लोगों को प्रैक्टिकल सीखते वक्त कुछ कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? चलिए, तो ये तो अभी तक हमने जो पढ़ा है ये हमारा इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन है कि टैक्स क्या होता है और इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ओके? थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया हमने। अब हम अपनी जो क्लास है वो हम इससे स्टार्ट करेंगे टीडीएस टीसीएस से, मतलब कि
मैं एग्जांपल से समझा देती हूँ उसको। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और प्लीज ध्यान से देखिएगा भी। एक है हमारा मिस्टर पेयर जो कि पे करेगा, या फिर हम इसको कहेंगे हमारा मिस्टर डिडक्टर। ठीक है जी, ओके। या मैम। Okay. एक है हमारा मिस्टर पेई, पेई मतलब जिसको कि पे हो रहा है, अमाउंट, पैसा, और या फिर हम इसको हम कह सकते हैं मिस्टर डिडक्टिव, ठीक है, जिसका कि टैक्स डिडक्ट हो रहा है। ओके, तो ये जो मिस्टर ए है, मिस्टर, इसको हम नाम भी दे देते हैं, अपने मिस्टर पेयर को हम नाम दे देते हैं मिस्टर ए, ठीक है जी, और इनको हम नाम दे देते हैं मिस्टर बी। ओके, या मैम। तो जो मिस्टर बी है, इन्होंने मान लीजिए कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज दी हैं मिस्टर ए को, ठीक है। मिस्टर ए ने इनको कहा मिस्टर बी को कि भैया हमें कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज दे दीजिए, ठीक है, हमारा ऑडिट कर दीजिए, या हमें इन चीज़ों पे एडवाइस कर दीजिए, लीगल एडवाइस दे दीजिए, वट, ठीक है। तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को प्रोफेशनल सर्विसेज दी हैं, प्रोफेशनल सर्विस कितने रुपए की, फॉर से 1 लाख रुपीज, ठीक है, 1 लाख रुपए की इन्होंने इनको प्रोफेशनल सर्विस दे दी। ओके, कोई दिक्कत? अब क्योंकि मिस्टर ए ने सर्विस ली है, अभी मिस्टर ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनको पेमेंट करेंगे। किसको पेमेंट करेंगे? मिस्टर बी को, है ना जी। कितनी पेमेंट करनी है इन्हें? 1 लाख। 1 लाख रुपए की, ठीक है। पर कुछ ऐसे प्रोविजन है, गवर्नमेंट ने मिस्टर डिडक्टर या मिस्टर पेयर के ऊपर कुछ ऐसे प्रोविजन डाल दें कि भैया जब ये तुम 1 लाख रुपए पे कर रहे हो मिस्टर बी को, तो उस पे से कुछ टीडीएस का अमाउंट डिडक्ट कर लो एट द रेट ऑफ 10%। तो इसका 10% कितना होगा? 10,000 मान लीजिए, ठीक है। और ये माइनस होने के बाद जो आपका बचेगा दैट विल बी 90,000। 90,000, ठीक है। क्लियर? ओके। तो जो मिस्टर ए है, अब मिस्टर ए मिस्टर बी को पूरी 1 लाख की पेमेंट नहीं करेगा, वो सिर्फ इसको 90,000 रुपीज ही देगा, ठीक है, ओके। और ये जो इसने 10,000 का टीडीएस यहाँ पर डिडक्ट किया है, ठीक है, ये जो 10,000 का टीडीएस डिडक्ट किया है, ये इसको पे कराएगा टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये इनको पे करा देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। कितना रुपए? 10,000 रुपए, ओके। किसके बिहाफ पे? मिस्टर बी के बिहाफ पे, ठीक है। और जैसे ही मिस्टर बी, जब मिस्टर बी असेसमेंट ईयर में आएंगे, वो अपनी इनकम देखेंगे कि भैया मैंने कहाँ कहाँ से कितना अर्न किया है, भैया दिखाएंगे मिस्टर ए से 1 लाख रुपए आए थे, मेरी इनकम हो गई, फलाना पर्सन से इतने आए थे, 30 उस पर्सन से इतने आए थे, वो सारी इनकम को टोटल करेंगे, फिर देखेंगे मेरी कितनी टैक्सेबल इनकम है। तो जब ये अपनी आईटीआर यहाँ पर फाइल करेंगे, ठीक है, तो जब मिस्टर बी अपनी आईटीआर फाइल करेंगे यहाँ पर और अपनी आईटीआर में इनकम दिखाएंगे कि भैया, एक सेकंड, आईटीआर लिख दो, आईटीआर इज इनकम टैक्स रिटर्न, ओके, है ना। मैम। तो जब अपनी आईटीआर भरेंगे तो वहां कुछ अपनी इनकम दिखाएंगे कि भैया मेरी इतनी इनकम हो गई है, ठीक है, अपनी इनकम दिखाएंगे और इस इनकम पे फिर ये बताएंगे कि भैया मेरा इतना टैक्स बन गया है इस इनकम के हिसाब से, ठीक है। तो जब ये अपना टैक्स यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो 10,000 ये मिस्टर ए ने इनके बिहाफ पे यहाँ पे करा दिए थे इनको, तो ये इस 10,000 का यहाँ पे अपने टैक्सेस में से बेनिफिट ले लेंगे, यहाँ पर ये इसको लेस करेंगे, ठीक है, लेस करेंगे टीडीएस, कि भैया मेरा टीडीएस डिडक्ट हो चुका है, ठीक है ना। अमाउंट 10,000 रुपए का, है ना। तो जो भी इनका टैक्स बनेगा यहाँ पर
ये जो भी टैक्स बनेगा उसमें से 10,000 माइनस करेंगे, और जो बाकी का अमाउंट है, जो भी बाकी का अमाउंट बचेगा, जिसे हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी कह सकते हैं, वो गवर्नमेंट को पे करा देंगे। ठीक है? मेरा अभी एक क्वेरी है, हाँ जी सर, बताइए। तो क्या अभी आप बोल रहे हैं ना, इनकम में 90,000 1,00,000 रुपए दिखाते हैं, और टैक्स जो सर 10,000 आपकी आता है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, प्लीज थोड़ा सा क्लियर बोलेंगे एक बार, दोबारा बोलिए सर। हाँ, 1,00,000 रुपए दिखा रहे हैं ना हाँ जी, इनकम में, हाँ जी, तो क्या मैडम होगी? सॉरी, तो और ये 10,000 रुपए टैक्स लगते हैं उसको, है ना? नहीं, उसको तो हाँ हाँ मान लीजिए, हाँ जी, हाँ, 10,000 रुपए टैक्स लगते हैं। हाँ जी, तो 10,000 रुपए का टैक्स जो क्या करते हैं, टीडीएस में डिडक्शन करते हैं, और हम भी आईटीआर फाइल करने में उधर क्लेम कर टीडीएस का लेते हैं, प्लेस क्लेम, में 10,000 भरते हैं मैडम। जी, हाँ, लेकिन वो टीडीएस वाला क्या डिडक्टर वो टीडीएस में फाइलिंग किया तो इधर आते हैं ना वो पैसा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो मान लीजिए वो नहीं, वो फाइल टीडीएस फाइल नहीं किया, तो हम इधर कैसे लगाना? हाँ जी, वो बिल्कुल सही टीडीएस बात। में देखिए, मिसिंग है तो पहली बात पैसे। तो सुनिए मेरी बात से, जब क्योंकि आपने 1 लाख की प्रोफेशनल सर्विस दी, इन्होंने मिस्टर बी ने मिस्टर ए को, तो ये हाँ हाँ, कितना क्लेम करेंगे उस अमाउंट के लिए? मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, है ना? 1,00,000। मिस्टर ए कहेगा कि भैया तुम्हें 90,000 दूंगा क्योंकि 10,000 मैंने तुम्हारा टीडीएस डिडक्ट कर लिया है ना? हाँ हाँ, तो मिस्टर बी उनसे एक टीडीएस सर्टिफिकेट होता है, उनसे वो क्लेम करेगा कि भैया जो तूने मेरा 10,000 का टीडीएस डिडक्ट किया, मुझे उसके लिए टीडीएस का सर्टिफिकेट दो, तुम दिखाओ। वो डिक्लेरेशन होती है जो वो पोर्टल से, जो वो इनका टीडीएस के पोर्टल से डाउनलोड करके मिस्टर बी को देगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता है मिस्टर ए, तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, उनकी खुद की अपनी पर्सनल टैक्सेस बढ़ जाते हैं अगर वो टीडीएस के प्रोविजंस अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं। ये जो आप सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस पे हम आएंगे बिल्कुल, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अब इस चीज को अगर थोड़ी दिन के लिए होल्ड कर लें, आज या कल या नेक्स्ट जो भी क्लास होगी हमारी, नहीं कल नहीं या नहीं, परसों, वो तो उसमें सही जरूर है क्लियर हो मैडम, जाएगी। आपका आपका बात तो सही है। हाँ मैं भी अभी एक 4-5 साल से ये टीडीएस और इनकम टैक्स आईटीआर फाइलिंग का काम कर रहा हूँ। ओके सर। ऐसा ही प्रॉब्लम आ रहा है मेरे के लिए, उसके हाँ लिए पूछ लिया मैडम मैं एक बारी। हाँ, कोई बात नहीं सर, सही क्या आपने पूछ लिया। ये मिस्टर ए के लिए क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं अगर वो टीडीएस के प्रोविजन फॉलो नहीं करते हैं, तो वो हम जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है? हाँ हाँ, तो आप लोगों को ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आया टीडीएस का? मैं या कर रहा हूँ मैडम, ये तो सभी काम मैं कर हाँ रहा जी, हूँ तो मैं एक बार उसके इसको लिए। दोबारा, हाँ जी सर, ओके सर, हम एक बार इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि एक मिस्टर पे या डिडक्ट पर्सन है, जैसे मिस्टर बी जो प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है मिस्टर ए को, तो गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स प्रोविजंस के अंडर मिस्टर ए के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है कि मिस्टर ए, जब भी आप मिस्टर बी को पेमेंट कर रहे हो, उनसे प्रोफेशनल सर्विस ले रहे हो, तो आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस पर 10% का टीडीएस डिडक्ट करोगे, ठीक है? और जो टीडीएस डिडक्ट करोगे वो आप मुझे जमा कराओ उसके बिहाफ पर। तो जब ये मिस्टर पेयर यहाँ पर गवर्नमेंट को टीडीएस पे कराएगा, तो गवर्नमेंट को बताएगा कि भैया 10,000 रुपए मिस्टर बी के हैं, उसका पैन नंबर देगा गवर्नमेंट को, और जैसे पैन नंबर यहाँ मेंशन करेगा 10,000 रुपए के साथ साथ, वो 10,000 रुपए मिस्टर बी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, बैंक अकाउंट में नहीं, टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट में, ठीक है? ओके। ओके मैम। मिस्टर बी की जो टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट होगी उसके अंदर शो हो जाएगा कि मिस्टर बी का क्या क्या टैक्सेस गवर्नमेंट के पास जमा है, तो उसमें दिख जाएगा कि भैया मिस्टर ए ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया था वो भी है, और कहाँ कहाँ से आपका और कोई टैक्स डिडक्ट हुआ है वो शो। ओके, क्लियर? एक क्वेरी है मैम मैडम, मैम मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी सर, हाँ जी पूछिए। मैम मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी, मैम जैसे अभी मैं काम कर रही हूँ इसी में, तो फिर एक मतलब पार्टी है, तो उनका मतलब मैम रेंट जा रहा है 60,000 मंथ का। हाँ जी, तो मैम वो टीडीएस तो कट नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं जिस पार्टी को मतलब मैं दे रहा हूँ लैंडलॉर्ड को, तो वो खुद ही कट कर देंगे। तो मैम ऐसा भी होता है क्या? खुद ही कट कर लेंगे? नहीं, वो खुद अपना इनकम टैक्स पे कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, टीडीएस की प्रोविजंस डिडक्टर के ऊपर, टीडीएस के प्रोविजंस जो है वो पेयर के ऊपर होते हैं, इसमें पे का कुछ लेना देना नहीं होता। पेयर मतलब जो पैसा पे कर रहा है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें जिसको पैसा मिल रहा है उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है तो ना? मैम हमारा जैसे, अच्छा मैम इस कंपनी का 10 नंबर नहीं है, तो फिर 10 नंबर टीडीएस तो डिडक्ट लेना नहीं करेगा पड़ेगा, मैम? 10 नंबर लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। अगर जैसे ही आपके ऊपर अच्छा, टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और आपके पास 10 नंबर अगर नहीं है, तो दैट्स, आपको टीडीएस के प्रोविजंस फुलफिल करने के लिए 10 नंबर चाहिए, तो 10 नंबर अप्लाई कराना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू टीडीएस
किस केस में है, आप मुझे थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे, क्योंकि रेंट पे 2 तरह के टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। मतलब जो पेयर अच्छा है, तो मैम भाई जो रेंट पे कर रहा है, आप उसका बता रहे हैं, जो रेंट ले रहा है उसके लिए बता रहे हैं? मैम जो रेंट पे कर रहा है ना, वो कौन है, वो कौन पर्सन है? मैम वो टैक्स पेयर है। नहीं, टैक्स पेयर वो इंडिविजुअल है, बिजनेस के अंडर दे रहा है रेंट? कोई बिजनेस चला रहे हैं, उस बिजनेस के अंडर में बिजनेस का रेंट दे रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं? हाँ जी मैम बिजनेस। और वो जो रेंट हाँ पे कर जी रहे हैं वो अपने बिजनेस चल रहा है, तो ऑफिस उन्होंने पूरा का फ्लैट ले रखा है। फ्लैट बिजनेस के लिए, मतलब वहां से बिजनेस रन कर रहे हैं अपना उस फ्लैट से? हाँ बिजनेस रन कर रहा है, तो हाँ जी मैम, तो हाँ, अभी तो उन्होंने उनके करंट में 60,000 उनका जा रहा है रेंट। तो ना ये देख, अगर वो इंडिविजुअल पर्सन है, तो जिसके अकाउंट से पैसा जा रहा है, अगर वो इंडिविजुअल पर्सन है और वो अगर टैक्स ऑडिट में नहीं आता है, तो उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टीडीएस डिडक्ट करने की। अभी ना मुझे 2-3 क्लास और कर लेने दीजिए टीडीएस की, तो आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये जो अभी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, शायद आपको इसका आंसर खुद ही मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी हम तो आने मैम, वाली क्लास में, हाँ जी। तो मैम अभी फिर मतलब काटना तो पड़ेगा ही ना मैम, 60,000 तो लिमिट से ऊपर जा रहा है। ऊपर है, बिल्कुल मैं वही कह रही हूँ, लेकिन अगर वो पर्सन इंडिविजुअल है जो टैक्स रेंट पे कर रहा है और वो टैक्स ऑडिट में नहीं आता है, तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टीडीएस मैम टैक्स ऑडिट होती है उनकी, मैम होती है ऑडिट ना, हुई थी तो फिर लास्ट तो ईयर उनको, भी। हाँ जी, फिर उनको जरूर टीडीएस उसके ऊपर डिडक्ट करना है। मे भी हो सकता है कि वो कैश में लेना देना हो, अच्छा कुछ कच्चे में कर रहे हो, तो मतलब शो ही ना कर रहे हो मैम पक्के में। बैंक से जा रहा है, बैंक से जा रहा है। बैंक से जा रहे तो बिल्कुल उनको फिर नहीं मैम टीडीएस, बैंक से जा रहा है। हाँ, तो फिर उनको प्रॉपर टीडीएस तो हम डिडक्ट करना। सामने वाली पार्टी यूँ कह रही है कि मैं काट के आपको बिल दे दूंगा, खुद ही काट लूंगा मैं। खुद ही कैसे टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे वो? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। मैम वही मैंने भी बोला था, बट कोई नहीं, मैम चलिए। कितने परसेंट होगा मैम और वैसे? किसी, हाँ जी, बोलिए। मैम कितने परसेंट कट होगा वैसे टीडीएस इसमें? रेंट 10% 10%, कम? 10%। जी, अच्छा चलिए एक बार अच्छा। रिवाइज कर लेते हैं क्लास को, आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। एंड मैडम मेरा एक ही करिए हाँ लास्ट जी, पूछिए सर, क्वेश्चन। बिल्कुल पूछिए। और वो जो टीडीएस डिडक्ट कर रहे थे ना, वो टीडीएस करते हैं, अगर टीडीएस, वो टीडीएस किया तो उसका जो डिडक्टी का कितना टीडीएस हुआ उसका टैक्स डिटेल्स में वो आता है ना, 26A टीडीएस का बोलते हैं अमाउंट, सर उसे, हाँ जी। फॉर्म टीडीएस का 20, अमाउंट जो रहते हैं ना टैक्स का डिटेल्स में आते हैं ना। हाँ जी सर। अगर वो टीडीएस में डिडक्शन करते हैं और वो डिडक्टी का टैक्स डिटेल्स में नहीं आए, तो उधर डायरेक्ट भरने का मौका है क्या? क्या भरने का मौका है? उधर फिल करने का वो टीडीएस का अमाउंट हाँ, आप भर सकते हैं, पर डायरेक्टली भर। अगर, हाँ, अगर आपके टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट में, मिस्टर बी की टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट में वो टीडीएस शो नहीं हो रहा है, तो मिस्टर बी को बोलना पड़ेगा मिस्टर ए को कि भैया आपने मेरा टीडीएस डिडक्ट किया था, वो मुझे मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप उसको प्लीज अपनी रिटर्न चेक करिए, जो आपने रिटर्न भरी है टीडीएस की उसको चेक करिए, आपने मेरा पैन तो नहीं गलत मेंशन कर दिया या जो भी है, तो वो उनको ठीक कराना पड़ेगा। हो सकता है मिस्टर ए ने अपने रिटर्न भरते हुए कुछ गलती कर दी हो, तो उनको शो, अगर तो भी वो नहीं रिफ्लेक्ट किया तो भी हम हमारा वो आईटीआर में डायरेक्टली वो टैक्स डिटेल्स में टीडीएस का अमाउंट जो कितना डिडक्ट किया था वो अमाउंट डायरेक्टली हाँ, डालने के डाल सकते मौका हैं, जी जी, बिल्कुल डाल सकते हैं, वो बिल्कुल भी डाल होते हैं के, ना, हाँ जी, कर सकते है हैं आप ना? फाइल, लेकिन जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट को, जब तक डिपार्टमेंट को या गवर्नमेंट को वो आपका प्रॉपर टैक्स दिखाई नहीं देगा, वो उसका क्रेडिट नहीं देंगे। जब वो आपकी आईटीआर को प्रोसेस करेंगे ना मिस्टर बी की, तो देखेंगे कि हमारे तो पास शो नहीं हो रहा टीडीएस और आपने क्लेम कर लिया है, तो वो उतने की डिमांड निकाल सकते हैं बाद में। आप रिटर्न में तो भर सकते हैं, बट वो बाद में डिमांड निकाल देंगे अगर उनको नहीं मिला उतना। वैसा किया तो किसको वो गलत होता, वो डिडक्टर को वो उसका गलत तो हो गए सर ना। डिडक्टर की गलती होती है, डिडक्टर की गलती होती है, लेकिन इसके ऊपर मिस्टर बी को एक्शन लेना पड़ेगा अगर उनको अपना टैक्स पूरा प्रॉपर चाहिए। अदरवाइज जो मिस्टर ए है, उनकी जब प्रॉपर ऑडिट वगैरह होगी या जो भी होगा, उसमें उनकी सारी चीजें दिखेंगी, ठीक है, उनमें सब कुछ ओपन हो जाएगा और वो वहां पर फंस सकते हैं। वैसा डायरेक्ट और मिस्टर बी डायरेक्ट डाल दिया तो हाँ, वो डायरेक्ट डाल सकते हैं, मैंने मना नहीं किया, आईटीआर में डाल सकते हैं, और तब तक मिस्टर ए को बोल सकते हैं कि भैया इसको ठीक करो क्योंकि शो नहीं हो रहा है। तो जब तक आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हो जाती और मिस्टर ए ठीक कर लेते हैं अपनी तरफ से, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और भी मिस्टर ये नहीं ठीक किया तो क्या करना पड़ेगा? तो आप कुछ नहीं कर सकते, फिर सर आपको अपनी जेब से टैक्स भरना पड़ेगा,
ठीक है, फिर से उधर टीडीएस का अमाउंट नहीं आप दिखाना। उससे, हाँ, जो उसने टीडीएस का अमाउंट रखा है आप उसको क्लेम करेंगे उससे। आपके पास प्रॉपर बिल है, आपके पास प्रॉपर पेमेंट के डिटेल्स हैं, आप क्लेम कर सकते हैं। आप उसको लॉ सू कर सकते हैं कोर्ट में कि भैया इन्होंने मेरी पेमेंट रोकी हुई है। फिर आप लीगल वे में जाएंगे। नहीं वो क्या होता है, सैलरी में डिडक्शन कर देना उसके सैलरी पे लिए। तो सिर्फ शो होगा, ऐसा नहीं है कि वो सैलरी में डिडक्ट करके रख लेंगे। चलिए एक बार ना क्विक रिकैप कर लेते हैं आज की क्लास का, एंड देन विल मीट इन द नेक्स्ट। आई विल टेक योर क्वेरीज इन नेक्स्ट क्लास सर, ठीक है? थैंक यू मैडम। सॉरी, थैंक यू। अच्छा अच्छा। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन था, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया व्हाट इज टैक्स। तो टैक्स एक फीस है जो गवर्नमेंट हमसे चार्ज करती है हमारी इनकम, प्रोडक्ट या एक्टिविटीज सर्विसेज पर। दो तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में मैंने बताया कि जो बंदा टैक्स पे कर रहा है, जिसकी जेब से पैसा जा रहा है टैक्स का, वही रिस्पॉन्सिबल है कि गवर्नमेंट को सारा ब्यौरा दे, गवर्नमेंट की जेब तक पैसा पहुंचाए, ठीक है? दैट इज डायरेक्ट टैक्स, ओके। एंड इन इनडायरेक्ट टैक्स, पैसा किसी और के जेब से जा रहा है लेकिन जो कंप्लायंसेस हैं वो कोई और पूरे कर रहा है, ठीक है? जीएसटी की रिटर्न भर कोई और रहा है, जीएसटी के का टैक्स कोई और पे कर रहा है, लेकिन वो जो अल्टीमेटली जा रहा है वो किसी और की जेब से जा रहा है, तो दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स, ओके। टैक्स लगाया क्यों जाता है, ठीक है? टैक्स लगाया क्यों जाता है? क्योंकि जो टैक्सेस हैं वो गवर्नमेंट का बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, गवर्नमेंट के लिए इनकम जनरेट करता है, और इस इनकम से गवर्नमेंट आप ही की जो इकोनॉमी है, जो कंट्री है, उसके बेनिफिट के लिए लगाती है। और जो टैक्सेस हैं वो एक फिजिकल स्टेबलाइजर का भी काम करते हैं, मतलब जो अमीर और गरीब का जो डिफरेंस है उसको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश करता है, ओके। पावर कहाँ से मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्सेस लगाने की? सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्सेस, इनकम टैक्स लगाने की पावर मिलती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, जिसमें एक यूनियन लिस्ट है, जिसमें एंट्री नंबर 82 है, जहां से पावर मिलती है, ओके। कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी हमने। असेसी कौन होता है? हर एक वो पर्सन जो किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल है डिपार्टमेंट को जवाब देने के लिए या फिर टैक्सेस पे करने के लिए, उसको हम असेसी बोलेंगे। असेसमेंट मतलब आकलन, आपकी इनकम डिटरमिन की जाती है कि किस पर आपको टैक्स पे कराना है, दैट इज असेसमेंट। पर्सन हमने देख लिया, इंडिविजुअल, एचयूएफ, ये सारे के सारे जिनकी अपनी पर्सनल एक लीगल आइडेंटिटी है, गवर्नमेंट की नजरों में एक अलग पर्सन है, दैट इज पर्सन। असेसमेंट ईयर वो वाला साल जिसमें आपकी इनकम को असेस किया जाएगा। प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर वो वाला साल जिसमें आप अपनी इनकम अर्न कर रहे हैं। एडवांस टैक्स, कई बार आपको जिस साल में आप इनकम अर्न कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर के अंदर, उसी साल में आपको जो भी टैक्सेस पे कराने हैं उसको हम एडवांस टैक्स कहेंगे। टीडीएस, टीसीएस मैंने आपको समझा दिया। टीडीएस मतलब आपकी सोर्स ऑफ इनकम जहां से आ रही है वहीं पर आपका टैक्स डिडक्ट होके आपकी इनकम मिल रही है, ठीक है, दैट इज टीडीएस। टीसीएस मतलब आप कुछ खर्चा करने जा रहे हैं और साथ के साथ उस खर्चे के साथ साथ एक टैक्स का अमाउंट भी आप पे करा के आ रहे हैं, तो दैट इज टीसीएस, ओके। देन वी हैव सेल्फ असेसमेंट टैक्स। जब आपका कोई भी टैक्स बनता है, जिस साल में आप अपनी इनकम असेस कर रहे हैं, टैक्स अमाउंट निकाल लिया, उस टैक्स, वो जो भी टैक्स आपको पेबल बनता है आफ्टर डिडक्टिंग योर एडवांस टैक्स एंड टीडीएस, टीसीएस, कुछ भी टैक्स अगर आपको पे करना बनता है, दैट इट इज योर सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ओके। उसके बाद हमने टीडीएस के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि टीडीएस होता क्या है। तो टीडीएस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाया है कि एक डिडक्टर और पेयर है जो कि सर्विस ले रहा है मिस्टर डिडक्टी से, और जब ये इनको पेमेंट करेगा तो उस पर डिडक्टर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कि पेमेंट करने से पहले आप इनका टैक्स डिडक्ट करो और गवर्नमेंट को पे कराओ, ठीक है। तो जैसे गवर्नमेंट के पास ये पैसा आएगा तो ये मिस्टर जो डिडक्टी है जब भी अपनी आईटीआर फाइल करेंगे, अपनी आईटीआर बनाएंगे, उसके ऊपर इनकम के ऊपर जो भी टैक्सेस लगेगा उसमें से इस टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं, और जो भी बाकी का बचेगा वो पे करा देंगे, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, क्योंकि देखिए टाइम बहुत लिमिटेड है, इसलिए मुझे थोड़ा फास्ट समझाना पड़ेगा, बट आई विल डेफिनेटली विल ट्राई कि आप लोग प्लीज मुझसे क्वेरी पूछें। अगर किसी को कहीं पे भी जरा सी भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज उसको हाथों हाथ क्लियर करा लीजिए, नहीं तो वो आगे फिर आपको दिक्कत करेगी। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जी प्लीज। मैम अगर जैसे रेंट पे अगर हम नहीं काटते हैं टीडीएस और ऐसे ही चलते रहते हैं सिचुएशन, तो मैम क्या डिसअलाउ हो जाएगा वो एक्सपेंस, हाँ इनडायरेक्ट जी, एक्सपेंस वो में ऑडिट करते एक्सपेंसेस वक्त? 30% तक उसको, हाँ, वो जो भी एक्सपेंस है उनका रेंट जितना भी साल में पे करेंगे उसका 30% डिसअलाउ हो जाएगा उनको, और उस अमाउंट के ऊपर उनको उनका पर्सनल टैक्स लायबिलिटी उनकी बढ़ जाएगी, मिस्टर पेयर रेंट जो पे कर रहे हैं उनकी। अच्छा मैम, ओके, ठीक है, यस मैम, थैंक ये मैं क्लियर कराऊंगी, ये नेक्स्ट क्लास में बताने वाली हूँ आपको। और कोई क्वेश्चन किसी का? मैम